वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी फैक्ट्री एक्ट 1948 की सीरीज़, जो कि हम आखिरी पार्ट बचा हुआ है। इसमें हम सेक्शन 78 से लेके सेक्शन 90 तक के सारे सेक्शंस कवर करेंगे। और आज इस वीडियो के बाद हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 एग्ज़ाम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। सो आप बने रहिए इस वीडियो में और इसको हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 77 तक हमने पुरानी वीडियोस में कवर कर लिया है, सो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन 78 से 84 तक के जो सेक्शंस हैं वो बात करते हैं एनुअल लीव विद वेजेस। ठीक है, जो साल भर में कुछ छुट्टियां मिलती हैं वर्कर्स को विद वेजेस की, वो सारे सेक्शंस बात करेगा। ठीक है, सेक्शन 78 बात करता है दिस चैप्टर अप्लाइज टू ऑल वर्कर्स विद लिमिटेड एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि इस पे सारे ही वर्कर्स कवर किए जाएंगे, उनको बेनिफिट दिया जाएगा इस सेक्शन के तहत। ठीक है, सेक्शन 78। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस की बात करी गई है, जैसे जो माइंस एक्ट है और जो अदर ऐसे स्पेशल लेजिस्लेशन है लाइक प्लांटेशन लेबर। सो वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। सो वहाँ पे जो छुट्टियों का है हिसाब किताब और बाकी सारी जो कंपनसेशन वाली चीज़ें हैं वो उन एक्ट के तहत वहाँ पे कवर होती हैं, है ना। सो वहाँ पे ये फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी उसके अलावा सारी फैक्ट्रीज़ में ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होगा। अब इसमें जो छुट्टियां हैं वो कैसे मिलती हैं? वर्कर्स मस्ट हैव, जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि वर्कर ने लास्ट कैलेंडर ईयर में यानी लास्ट ईयर में 240 डेज मिनिमम काम किया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर उसने 240 डेज काम किया है सो वो एनुअल लीव बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। अब मान लो 240 जो डेज हम काउंट कर रहे हैं वो आइडियल केस में कि कोई 1 जनवरी से लगातार काम कर रहा है। अब कोई वर्कर नया आया और उसने अप्रैल या फिर मई में आके ज्वाइन किया, सो उसके पास तो वो मौका नहीं है कि वो 240 डेज कंप्लीट कर सके। सो उसके लिए क्या है कि वो जो उसकी टोटल वर्किंग डेज हैं पूरे ईयर के, उसमें से 2/3 ऑफ द डेज अगर वो वर्किंग है, वो काम पे आया है फैक्ट्री, सो वो भी एलिजिबल है ईयरली एनुअल लीव बेनिफिट्स के लिए। और ये जो लीव का जो है फॉर्मूला है कि कितने दिन के काम करने के बाद कितनी छुट्टियां मिलेंगी, वो एडल्ट वर्कर्स के लिए है 1 डे लीव फॉर एवरी 20 डेज वर्क। ठीक है, और बच्चों के लिए है कि हर 15 दिन काम करने में ही उनको एक छुट्टी मिल जाएगी। बच्चों के लिए थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, सो हर 20 दिन में एक छुट्टी एडल्ट्स को, और इस हिसाब से उनकी 18 दिन की छुट्टियां बनती हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने 360 अराउंड से डिवाइड किया है 20 डेज को। ठीक है, हमने 240 डेज नहीं लिए हैं। हालांकि 240 डेज तो उसको वर्क करना ही करना है फैक्ट्री में, लेकिन जो उसकी छुट्टियां बनेंगी साल भर की, उसमें हम टोटल 365 डेज को काउंट करेंगे। ठीक है, और वैसे ही 1 डे फॉर एवरी 15 डेज वर्क फॉर चाइल्ड वर्कर्स। अब इसमें क्या है कि अब ये तो सारी बेनिफिट्स वाली बात है कि जब वर्कर जो है वो काम कर रहा है, अब उसके साथ कोई हादसा हो गया, ठीक है, या फिर उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, वो रिटायर हो गया, या फिर उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ये हो गया या फिर वो सुपरएनुएट हो गया, यानी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था अपने ऑक्यूपायर के साथ या एम्प्लॉयर के साथ वो पूरा हो गया, या फिर उसकी काम करते हुए डेथ हो गई। ठीक है, किसी तरीके से उसको एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। सो अगर उसको वो डिस्चार्ज होता है, डिसमिस्ड होता है, या फिर उसकी किसी तरीके से वो नौकरी छोड़ता है, सो ये जो उसकी वेजेस जो बची होंगी, मान लो उसकी जो छुट्टियां जमा थी 15 दिन की छुट्टियां जमा थी, सो उसको वो 15 दिन की छुट्टियों का पैसा उसको कंप्लीट मिलेगा। वो भी कब तक? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे, यानी नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग डे से पहले उसको पैसा मिल जाएगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स। सो 2 केसेस हैं। हमने ये पढ़ लिया 240 वर्किंग डेज होने चाहिए छुट्टी एडल्ट की, 1 डे फॉर एवरी 20 डेज, हर 20 दिन काम करने पे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी एडल्ट को। बच्चों को कैसे मिलेगी? चाइल्ड वर्कर्स के लिए हर 15 दिन काम करके 1 छुट्टी। अगर वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर नौकरी में छोड़ देता है, तो उसकी जो छुट्टियों का जो पैसा है उसको सेकंड वर्किंग डे से पहले मिल जाना चाहिए। अगर वो सुपरएनुएट हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो नॉमिनी है उसको बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स वो पैसा मिल जाना चाहिए। अभी जो छुट्टियों की जो कैलकुलेशंस हैं, है ना, ये जब 240 वर्किंग डेज मान रहे हैं, इसमें कौन कौन से दिन काउंट होंगे? तो इसमें ले ऑफ यानी जब एम्प्लॉयर ने किसी कारणवश खुद ही वर्कर को बोल दिया कि तुम घर पे रहो, तुम्हें पैसा मिलेगा, है ना, चाहे मशीन खराब हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसे ले ऑफ कहते हैं। सो ये
कंप्लीटली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसको उस पीरियड का पैसा मिलेगा ले ऑफ का। मैटरनिटी लीव जो कि 26 वीक्स तक की होती हैं, सो इन मैटरनिटी लीव्स का भी पैसा उसको वो 240 वर्किंग डेज की डेफिनेशन में, ये मैटरनिटी डेज की जो 26 वीक्स हैं ये भी काउंट होंगे। और जो अर्न लीव है ना, जो पिछले मंथ की उसको जैसे अर्न लीव मिली थी, 18 अर्न लीव्स उसने अर्न करी थी, है ना, 18 अर्न लीव्स थी, तो इसमें से उसने 9 दिन की छुट्टियां ले ली। सो ये 9 डेज जो भी हैं जो ईएल हैं ये भी 240 वर्किंग डेज में काउंट होंगे। और एक्सक्लूड क्या कौन कौन सी छुट्टियां एक्सक्लूड की जाएंगी? पहला तो एब्सेंस विदाउट लीव, है ना, मतलब बिना बताए छुट्टी ले ली। दूसरा स्ट्राइक नॉट लीगल, यानी इलीगल स्ट्राइक की बात कर रहा है। 2 तरीके की स्ट्राइक्स होगी, एक लीगल स्ट्राइक, एक इलीगल स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलीगल स्ट्राइक होगी तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं, बस ये जो डिफरेंस है इन छुट्टियों का 240 वर्किंग डेज की डेफिनेशन में ये सारी छुट्टियां तो काउंट होंगी, बट एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन डेज का उसको कोई भी वो अर्न लीव अर्न नहीं कर पाएगा। जैसे हम जो काउंट कर रहे हैं ना कि हर 20 डेज पे एडल्ट वर्कर की एक छुट्टी होगी। सो अगर मान लो उसको 20 दिन का ले ऑफ है, 20 दिन का ले ऑफ उसको दिया था एम्प्लॉयर ने, सो ये 20 दिन का जो एक छुट्टी मिलेगी उसको वो नहीं मिलेगी, है ना। सो हालांकि ये 240 वर्किंग डेज की डेफिनेशन में काउंट होंगी ये सारी छुट्टियां, बट उसको कोई नई लीव उस पीरियड की नहीं मिलेगी। और ये जो स्कीम ऑफ लीव्स है ना, स्कीम ऑफ लीव्स का मतलब कि कैसे कैसे कितने दिन की छुट्टियां रहेंगी और कब कब मिलेंगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू। चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू वेरीफाइड होना चाहिए। और ये जो स्कीम ऑफ लीव है ये मतलब बनाने में ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर सिर्फ अपनी मर्जी से ही बना रहा है। जो एक वर्क्स कमेटी होती है हर फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनका भी एग्रीमेंट इसमें होना ज़रूरी है। और ये जो स्कीम ऑफ लीव्स है ये वैलिड होगी 12 मंथ्स के लिए। आफ्टर दैट, आफ्टर 12 मंथ्स, इफ ऑक्यूपायर और if occupier has to renew that, so it will be sent to the chief inspector. और ये जो स्कीम ऑफ लीव है इट विल बी डिस्प्लेड इन द फैक्ट्री। कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस एंड टर्मिनेशन राइट। अब कैरी फॉरवर्ड, अब लीव्स हर महीने की, जैसे हर साल की जो वर्कर है उसकी लीव, उसको 18 लीव्स मिल रही हैं। अगर हम उसको देखा जाए 360/20, है ना, 18 हर 20 दिन पे 20 दिन पे एक लीव मिल रही है, तो 18 छुट्टियां मिल रही हैं। अब ये पिछले साल मान लो वर्कर ने कोई भी छुट्टी नहीं ली और इस साल भी नहीं ली। अब ऐसा तो नहीं उसकी पिछले साल की जो 18 छुट्टियां हैं वो लैप्स कर जाएंगी, नहीं। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कैरी फॉरवर्ड लिमिट्स, यानी मैक्सिमम 30 डेज की जो हॉलीडेज हैं, जो अर्न लीव्स हैं, वो एडल्ट जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, यानी 30 दिन की वो छुट्टियां टोटल जमा कर सकता है, जिसको वो कभी भी, है ना, किसी भी साल में आके ले सकता है। और 40 डेज की ये लिमिट जो बनाई गई है वो बनाई गई है चिल्ड्रन वर्कर्स के लिए। जो चिल्ड्रन वर्कर्स हैं वो 40 डेज तक की अपनी हॉलीडे जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वो छुट्टी नहीं लेते हैं, मान लो किसी ने 4 साल तक छुट्टी नहीं ली और उसकी 18 हॉलीडेज पर ईयर बन रही थी, तो कितनी हो गई? 72 हॉलीडेज। तो ये 70 क्या उसके पास 72 अर्न लीव्स रहेंगी? नहीं, बिकॉज एडल्ट वर्कर्स के लिए मैक्सिमम 30 की लिमिट थी। तो 30 पे आने के बाद उसके बाद की सारी हॉलीडेज लैप्स होने लगेंगी, ठीक है। वर्कर्स टर्मिनेशन एंटाइटलमेंट्स क्या है कि वर्कर्स हु आर डिसमिस्ड, टर्मिनेटेड और रिजाइन आफ्टर क्वालिफाइंग रिटेन देयर राइट टू लीव वेजेस इवन इफ द लीव वॉज नॉट टेकन, ठीक है। अगर उनको किसी भी तरीके से टर्मिनेट कर दिया तो उनके पास राइट है कि वो अपनी छुट्टियों को इन कैश करवा सकते हैं, यानी उसके बदले में पैसे ले सकते हैं। इसका मतलब रूल यही था कि यार अगर कोई एम्प्लॉयर, अगर कोई फैक्ट्री वर्कर जो है वो किसी भी कारणवश अपनी नौकरी चेंज कर रहा है, फैक्ट्री चेंज कर रहा है, या फिर वो टर्मिनेट हो रहा है, या फिर वो जॉब से छोड़ रहा है, तो उसकी छुट्टियों का जो है वो नुकसान ना हो। सो छुट्टी लेने का जो तरीका है वो वर्कर जो है अप्लाई करेगा 15 डेज बिफोर टू मैनेजर, ठीक है। और इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस 30 दिन का ये लिमिट बनाया गया है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर है तो 15 डेज पहले मैनेजर को बताएगा। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, सो ऐसी सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 30 डेज, ठीक है। और नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन ए ईयर, यानी 3 टाइम से ज़्यादा वो छुट्टी नहीं ले सकता एक साल में। और वेज कैलकुलेशन ड्यूरिंग लीव पीरियड, उसमें क्या है, सेक्शन 80 है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो छुट्टियां हैं, जैसे जो छुट्टियों के जो पैसे मिलते हैं, है ना, हमने बोला कि वो अर्नड लीव्स हैं, तो ये जो अर्नड है इसमें कौन कौन से उसकी जो वेजेस जो उसको मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। सो बेसिक वेजेस मिलेंगी उसको, उसकी डीएनएस अलाउंस उसमें रहेगा और कैश इक्विवेलेंट ऑफ फूड कंसेशंस, है ना। और इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं कि
किसी भी फैक्ट्री में जो फूड कंसेशन उसको दिए जा रहे हैं, चाहे उसकी कैंटीन का खर्चा मान लो उसको दिन में खाने का 5 रुपये उसका कटता है सिर्फ, है ना, जो उसको दिन की मील मिलती है, तो इस तरीके के उसको जो फूड कंसेशन वगैरह दिए जा रहे हैं उसका इक्विवेलेंट उसको मनी में हम कन्वर्ट करेंगे, उसको मनी में कन्वर्ट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन के रिगार्डिंग जो रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और इसका जो है रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ही ऑथोराइज कर सकती है ऑक्यूपायर को कि तुम्हें इन चीज़ों का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मेथड क्या रहती है? वेजेस कैसे निकलेंगी? अर्नड लीव्स के दौरान जो वर्कर को वेजेस मिलेगी उसमें पहले तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा जो उसमें रेट होता है वो होता है डेली एवरेज ऑफ टोटल फुल टाइम अर्निंग्स फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ्स, यानी उसके जस्ट प्रीसीडिंग मंथ में जो भी उसके वर्किंग डेज थे उसमें उन्होंने जो पैसा जो उसको वेजेस मिली थी, एवरेज वेज मिली थी दिन के हिसाब से, डेली एवरेज वेज, वही उसकी जो रहेगी अर्नड लीव की कैलकुलेशन में वेजेस रहेगी। इसमें कोई भी बोनस पेमेंट या फिर ओवर टाइम वेजेस कैलकुलेट नहीं होती है। अब बात करते हैं एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड, यानी सेक्शन 81 बात करता है कि अगर कोई भी वर्कर, एडल्ट वर्कर जो है 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले रहा है, या फिर कोई चाइल्ड वर्कर जो है 5 डेज से ज़्यादा की छुट्टी ले रहा है, सो वो एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है अपने एम्प्लॉयर के पास। एडवांस मतलब इन छुट्टी अपनी अर्नड लीव का जो इन कैश है ना, अर्नड लीव्स के बदले जो उसको पैसा है या फिर उन 4-5 दिनों का जो पैसा है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अगर वो ऑक्यूपायर से कुछ एडवांस लेना चाहता है तो। पेमेंट टाइमिंग, वेजेस फॉर क्वालिफाइंग लीव पीरियड मस्ट बी पेड इन एडवांस बिफोर लीव बिगिंस, ठीक है। ये जो लीव पीरियड्स हैं, ये जो लीव पीरियड हैं, इन लीव पीरियड का जो पैसा है उसको, जैसे वर्कर क्या है कि 7 दिन की छुट्टी जा रहा है, सो ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि वो उसके, यानी 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी है तो इन 7 दिनों की जो उसकी सैलरी होगी वो उसको एडवांस में पे कर सकता है, ठीक है। ये इसमें बात करी गई है। इसमें ये बोला गया है कि मतलब इसका लाने का रूल यही था कि ये इंश्योर करता है कि वर्कर के पास पैसा रहे, जब वो लंबी छुट्टियों में जा रहा है अपनी फैमिली के पास तो उसकी जेब में कुछ पैसा रहे, इसलिए ये एडवांस की जो प्रोविज़न है वो डाला गया है। सेक्शन 82 बोलता है रिकवरी फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी जब एम्प्लॉयर लीव के दौरान पैसे देने से, जो छुट्टियों के दौरान का जो उसका भत्ता बनता है मजदूर का, वो देने से मना करता है, सो उसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है। और ये कैसे रिकवर होती है ये ध्यान रखने वाली बात है, एमसीक्यू में ज़रूर आ सकता है। जो अनपेड लीव वेजेस हैं ये रिकवरेबल हैं, लाइक कैसे, लाइक इफ दे वेर अ क्लेम अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सो यानी कोई भी पैसा जो एम्प्लॉयर वर्कर को पे नहीं करता है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से हम रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन 83 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो आके कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बना सकता है, ठीक है। किस तरीके के फ्रेमवर्क, किस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्रेमवर्क बना सकता है, किस तरीके के कैलकुलेशन मेथडोलॉजीज, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार हर फैक्ट्री का अलग अलग है, मान लो कि वो छुट्टी के दौरान कोई बोनस इंक्लूड कर रहा है ना, ऐसे मोस्टली तो बोनस एक्सक्लूड ही रहता है, उसमें बोनस इंक्लूड नहीं होता लीव वेजेस में, बट कोई जैसे एचआरए इंक्लूड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की जब बहुत ज़्यादा मतलब यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है अलग अलग फैक्ट्रीज में, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे घुस सकती है और वो कह सकती है कि इस तरीके की जो कैलकुलेशन है ये रहा फॉर्मूला, और अर्नड लीव में जो भी फैक्ट्री ऑक्यूपायर वर्कर को पैसा देगा वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से देगा। तो एक सिंगल फॉर्मूला वो सारी फैक्ट्रीज के लिए बना सकती है। सो कैलकुलेशन मेथडोलॉजीज, रजिस्टर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर लीव रिकॉर्ड्स, यानी जो भी छुट्टियां वर्कर जा रहा है, कितने से कितने दिन की उसकी छुट्टी ली है, उसका तुम्हें हिसाब एक रजिस्टर में मेंटेन करने को बोल सकता है। एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, कि अगर वर्कर को छुट्टी जानी है तो वो कैसी एप्लीकेशन होगी, कैसे उसको जमा करेगा, वो सारी प्रोसेस का वो फ्रेमवर्क बना सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है। Section 84 allows exemptions for factories where workers receive more favorable benefits under other scheme, settlement और awards। सिंपल सी बात है यार, लीव्स के रिगार्डिंग बात कर रही है। एक्सेप्शन वाला जो है ये हर कहीं ना कहीं हम पीछे भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है कि सेक्शन 84 आखिरी सेक्शन है एनुअल लीव के रिगार्डिंग, जो कैलकुलेशन है एनुअल लीव्स के रिगार्डिंग। सो हर भी जो भी हम ब्रैकेट ऑफ सेक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें जो आखिरी सेक्शन होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में, उसमें हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर दे दी जाती है कि इसके अलावा भी अगर कोई बेनिफिट देना है तो तुम दे सकते हो, या फिर इससे बेटर बेनिफिट्स अगर कोई फैक्ट्री प्रोवाइड कर रही है। सो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये सेक्शन लागू है तो वो बेनिफिट्स वर्कर को नहीं मिलेंगे, है ना।
ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी अगर कोई बेटर बेनिफिट्स अगर दिए जा रहे हैं सो वो भी वर्कर को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे एनुअल लीव विद वेजेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन जो है सेक्शन 85 से लेकर 91A तक के हैं, ठीक है। सो इसको हम शुरू करते हैं। सेक्शन 85 बात करता है एक्सटेंडेड कवरेज की। एक्सटेंडेड कवरेज मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो किसी भी प्रेमाइस को फैक्ट्री बोल सकती है, इवन दो अगर वो फैक्ट्री की मिनिमम वर्कर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे मिनिमम वर्कर्स कंडीशन क्या है किसी भी प्रीमाइस की, वो ये है कि विद पावर वहाँ पे मोर देन 10 वर्कर्स काम करने चाहिए, है ना, और विदाउट पावर मोर देन 20 वर्कर्स। सो इवन दो अगर वर्कर्स इससे कम है किसी प्रीमाइस में, लेकिन एम्प्लॉयर को लगता है कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस प्रीमाइस को फैक्ट्री बोल देना चाहिए, तो उसके हाथ में पावर है कि वो इसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में ला सकती है, ठीक है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। सेक्शन 86 बात करता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन एग्जेम्पशंस, ठीक है। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस किए गए हैं। एग्जेम्पशंस लाइक जो वर्कशॉप्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, स्कूल्स होते हैं, जैसे सिमिलर लाइक ITI कॉलेज है और वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी वर्कशॉप होती है और वहाँ पे भी उन्हीं तरीके की मशीन्स में काम कराया जाता है जिसमें वो बाद में जाके फैक्ट्री में जाके वो जो अंडरग्रेड्स हैं वो जाके काम करते हैं, है ना। सो ये पावर जो है इसमें बोला गया है कि इनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको इट मे बी एग्जाम्प्टेड व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड मेनली बाय पेशेंट्स, इनमेट्स और स्टूडेंट्स, है ना। बिकॉज ये जो है ये सिर्फ लर्निंग के मकसद से वहाँ पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्जाम्प्ट कर सकता है। सेक्शन 87 बात करता है डेंजरस ऑपरेशंस, यानी इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो किसी भी ऑपरेशंस को, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन काम कर रही है उसके उस ऑपरेशन को वो डेंजरस ऑपरेशन बोल सकता है, और ये कहते हुए वो उसमें एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, यानी कि वो प्रोहिबिट कर देगा वुमेन्स, एडोलसेंट्स और चिल्ड्रंस को उस पर्टिकुलर मशीन में या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करने से। और वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स भी बता देगा कि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये पहन के ही या फिर इनको फॉलो करके ही इस मशीन को यूज़ करना है। और पीरियडिकल मेडिकल चेकअप की तो बात स्टेट गवर्नमेंट कह ही सकते हैं कि हाँ, बिकॉज इट्स ए हैजार्डस फैक्ट्री और इट्स ए डेंजरस फैक्ट्री, तो आपको यहाँ पे ऑक्यूपायर को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि हर 6 मंथ्स में या फिर हर 1 ईयर में आप पीरियडिकल मेडिकल चेकअप करवाएं, है ना। सो ये डेंजरस ऑपरेशंस की बात हो गई। 87A में बात करता है इमीडिएट हैजार्ड रिस्पॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है सेक्शन 87A यानी ऐसा कोई हैजार्ड या फिर ऑपरेशन है जहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है ना। सो इसमें इंस्पेक्टर्स हैव अथॉरिटी टू इमीडिएटली प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, ये हमें बात समझना पड़ेगा, इन एरियाज पोजिंग सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हैजार्ड्स विद अपील राइट्स टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मतलब इंस्पेक्टर्स के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को, किसी भी फैक्ट्री को जाके उसको लग रहा है कि ये बिल्कुल एकदम सीरियस कंडीशन है और यहाँ पे अगर वर्कर्स ऐसे ही काम करते रहे तो कुछ ही दिनों में उनकी हालत खराब हो सकती है, उनकी जान को खतरा है। सो ऐसे केस में जो है इंस्पेक्टर्स उस पूरे एरिया को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोहिबिट करा सकते हैं, ठीक है। यानी एम्प्लॉयमेंट रोक सकता है, फैक्ट्री को बोल देगा कि बंद करो, ताला लगवा सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 3 डेज। ये इंस्पेक्टर की बात चल रही है। और उसके बाद अगर इसको आगे एक्सटेंड करना है तो वो पावर होती है चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में। सो इंस्पेक्टर के हाथ में 3 डेज और उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में। और क्या इंस्पेक्टर, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर है इंस्पेक्टर की, यानी इंस्पेक्टर का जब मन करे वो ताला लगा दे? नहीं, ऑक्यूपायर के हाथ में ये पावर है कि इन केस वो अगर इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सेक्शन 87A में इमीडिएट हैजार्ड रिस्पॉन्स में अपील की कंडीशन भी दी गई है ऑक्यूपायर के पास और वो कर सकता है हाई कोर्ट में। और ये जो छुट्टियां है ना, ये जो कंपनी, जो फैक्ट्री बंद रहेगी, इंस्पेक्टर जो डिसीजन के बाद जो फैक्ट्री बंद रहेगी उसमें जो वर्कर्स होंगे उनका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज दे विल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस, उनको पूरी वेजेस मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 88 में, उसमें एक्सीडेंट रिपोर्टिंग की बात करी गई है ना। सो ऑक्यूपायर मस्ट नोटिफाई इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर एंड DM ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। यानी कोई भी अगर ऐसा एक्सीडेंट्स होता है, अब एक्सीडेंट तो यार किसी को खरोच लग गई, पाँव में एकदम से किसी के घुटना छिल गया हल्का सा, अब इसका ये तो ना कि ऑक्यूपायर भागता भागता इन सारी अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करेगा, है ना।
वो रिपोर्ट करने का भी एक प्रॉपर कंडीशन है। यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी अगर ऐसा हादसा होता है वर्कर्स के पास जिसके कारण वो 48 आवर्स यानी 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी में रहता है ना, उसके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो 48 आवर्स तक काम में नहीं आ पाया, सो उस केस में ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। और अगर उसकी डेथ हो गई तो, है ना, एक तो है कि 48 आवर्स तक नहीं आया या फिर उसकी डेथ हो गई, इन दोनों केसेस में ही उसको बताना पड़ेगा। और डेथ अगर हो गई तो इस केस में अथॉरिटी जो है ये उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उसको विद इन वन मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस उसको वहां पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी फैक्ट्री में आके, ठीक है ना। सो ये 2 क्लॉजेस हमने समझ लिए सेक्शन 88 में। सेक्शन 88A बात करता है डेंजरस अकरेंस की। ऑल डेंजरस अकरेंसेस मस्ट बी रिपोर्टेड रिगार्डलेस ऑफ इंजरी इंक्लूडिंग बॉयलर बर्स्ट, स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स। ऊपर तो ये बोला गया कि यार अगर 48 आवर्स वाली कंडीशन है, फिर उसके अलावा डेथ हो गई तो बोलना है 1 महीने के अंदर इंक्वायरी करनी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसमें वर्कर तो सेफ रहता है ना, मतलब हादसा हुआ लेकिन किसी को चोट ही नहीं आई, बट वो जो वहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व थी या फिर वो, है ना, जिस लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ था, वो कल के दिन मतलब ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ बहुत बड़ी बन सकती है ना। लाइक कोई हार्मफुल गैस है वो एकदम से रिलीज होना शुरू हो गई। सो हाँ, ऑक्यूपाइड और इमरजेंसी कंडीशंस यूज़ करके वहाँ पे उस सिचुएशन को उस वक्त तो बचा लिया, बट हाँ वो आगे के लिए बहुत खतरा हो सकती थी। तो ऐसे किसी अकरेंस की रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। सेक्शन 89 बात करता है डिजीज नोटिफिकेशन। डिजीज की बात अगर आती है तो हमें सीधे थर्ड शेड्यूल के में बात करनी है, हमें सीधे हमारे दिमाग में आना चाहिए डिजीज मतलब थर्ड शेड्यूल, है ना। बिकॉज जितनी भी नोटिफाइबल डिजीजेस हैं जो फैक्ट्री में काम करने की वजह से हो सकती हैं, वो सारी की सारी डिजीजेस थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं। इसको अमेंड करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर लिमिटेड पावर्स दी गई हैं और जो भी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके थर्ड शेड्यूल को अमेंड कर सकता है, यानी उसमें नोटिफाइबल जो भी डिजीज हैं जो फैक्ट्री से होती है उनको या तो बढ़ा सकता है या फिर वहां से उसको हटा सकता है। लाइक लेड पॉइजनिंग, बाइसोनोसिस, एप्सिस्टोटिस, सिलिकोसिस, ये सारी कुछ डिजीजेज हैं जो शेड्यूल 3 से हो सकती हैं। सो क्या रहता है ना, कोई वर्कर है उसको कोई बीमारी हो गई है ना, उसको कोई ऐसी था, उसके जैसे लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, उसका काम ऐसा था कि वो लगातार डस्ट ले रहा था, उसको उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई। सो मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे आके चेकअप करेगा और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वो सच में उसको उसके लंग्स में जो प्रॉब्लम हुई है वो किस वजह से हुई है, वो फैक्ट्री में काम करने की वजह से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सो उसको वो रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ेगी। डिजीज नोटिफिकेशन में हमने 2 चीज़ें समझ ली कि अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये बता देता है कि वो चेकअप करके उसको पता लग जाता है कि ये जो बीमारी इसको हुई है ये कहीं ना कहीं इसके फैक्ट्री वर्क से रिलेटेड है, तो उसको वो जो रिपोर्ट है चीफ इंस्पेक्टर को सेंड करनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अमेंड कर सकता है थर्ड शेड्यूल। और ये जो एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस हैं इनको कौन बेयर करेगा? एम्प्लॉय बेयर करेगा, वर्कर बेयर करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना, बिकॉज फैक्ट्री में काम करके उसको प्रॉब्लम हुई है। सो इसको कौन पे करेगा? ऐसा हो सकता है कि अगर इनकेस उसको चीफ इंस्पेक्टर ने पे किया सो वो बाद में रिकवर हो सकती है। बाद में रिकवर कैसे होगी? इट विल बी रिकवर्ड लेटर फ्रॉम ऑक्यूपायर इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना। तो एट द एंड जो है ऑक्यूपायर को ही पे करना है उस पूरे मेडिकल चेकअप का पैसा। यह सेक्शन 90 की बात करता है, पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीजेस। ठीक है, समझ गए? इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और इन केस ऑफ डिजीज लाइक शेड्यूल 3, सो उसमें इंक्वायरी की पावर किसके हाथ में है? सो इंक्वायरी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करेगा, है ना। लाइक कोई डिजीज फैल गई है किसी वजह से, एक फैक्ट्री में काफ़ी लोग मतलब संक्रमित हो गए या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया मेजर, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर करेगा, कोई अपॉइंट करेगा और उसका काम होगा इंक्वायरी करने का कि क्या रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसके साथ के लिए प्लस एसेसेट्स मीन स्टेट गवर्नमेंट 2 या 3 एसेसेट्स को भी वहाँ पे रख सकता है इस कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ जो पूरी सिचुएशन में उसकी हेल्प करेगा। तो या तो एक्सीडेंट की वजह से होगा, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी जांच करेगा, या फिर कोई डिजीजेस जो कि थर्ड शेड्यूल में सारी नोटिफाइड हैं तो उस वजह से। ठीक है, और ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स है ना, ये जो पूरी इनकी यूनिट है, इनके हाथ में जब भी ये इंक्वायरी करेंगे इनके पास
सिविल कोर्ट की पावर होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। और जो भी इनकी रिपोर्ट होगी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, तो इनको वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ही सबमिट करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अब थोड़ी पेनाल्टीज की। पेनाल्टीज भी आ गए, इसमें सेक्शन 91 है अभी तो फिलहाल, पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ इलनेस। ठीक है, इसे बोला गया कि व्हेन वर्कर्स कॉन्टैक्ट इलनेस दैट में बी लिंक टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर होल्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी। दिस प्रोविजन इंश्योर दैट वर्कप्लेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज थॉरली एग्जामिन्ड एंड एड्रेस्ड। हाँ ठीक है, मतलब कोई भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज अगर होते हैं वर्कर को, है ना, उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में वो पावर रहेगी। मैंडेटरी इंक्वायरी इसमें बोला गया है। ठीक है, फैक्ट्रीज मस्ट इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स एज डायरेक्टेड, इट्स ओके, प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजर्ड्स। तो ये सारी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गई है। उसका दायित्व तो बनता है कि उसको सारे हेल्थ हैजर्ड से बचाना है, उसको सारे प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं वो देने हैं। और इंस्पेक्टर क्या कर सकता है कि वहाँ पे आके वो सैंपल ले सकता है कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यूज़ हुआ है ना, किस वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर किसी मेटलिक डिजीज, किसी मेटल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लेड पॉइजनिंग हुई है, सो वो देखेगा, वो सारे ट्रेसेस चेक करेगा उस फैक्ट्री के अंदर कि कहाँ कहाँ से ये जो लेड है ये यूज़ हो रहा है और ये किस तरीके से ये पॉइजनिंग फैला रहा है। सो स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में ये पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। सेक्शन 91A बात करता है सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वेज, यानी हेल्थ सर्वेज की। और ये बोला गया स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर को कि वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेज फैक्ट्रीज में करा सकते हैं, यानी टाइम टाइम पे वो अपना कैंप वगैरह या फिर चेकअप वगैरह करा सकते हैं रैंडमली फैक्ट्रीज में, ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए। और इसमें एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को बोला गया है कि तुम्हें प्रॉपर कोऑपरेशन करना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को प्रॉपर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर भेज रहा है चेकअप के लिए, सो उसके जो कैंप के लिए जो नेसेसरी फैसिलिटीज है वो ऑक्यूपायर को, यानी एम्प्लॉयर को उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। प्राइमरी गोल तो इसका वही है भाई, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी ये दोनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए अक्रॉस ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अब बात करते हैं सेक्शन 92 टू सेक्शन 106। ये बात करता है पेनाल्टी स्ट्रक्चर की। पेनाल्टी स्ट्रक्चर यानी अगर ऊपर की कोई भी सेक्ट की कोई भी प्रोविजंस अगर फुलफिल नहीं हुए या फिर कोई भी अगर ब्रेक किए, चाहे ऑक्यूपायर ने चाहे वर्कर ने, सो उसमें क्या पेनाल्टीज होगी, है ना। तो सेक्शन 92 बोलता है जर्नल पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस। सो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी ऑक्यूपायर, है ना, इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर के जो जनरल प्रोविजंस हैं उनको नॉर्मली ब्रेक करता है, फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है, वायलेट करता है, सो उस केस में 2 ईयर की मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट बोला गया है और 1 लाख तक का फाइन या फिर दोनों, है ना। सो हमें याद, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जनरल प्रोविजंस को ब्रेक करने की बात कर रहा है। सो जनरल प्रोविजंस वाला तो याद हमें रखना ही पड़ेगा। सो 2 ईयर्स की, 2 साल की इसको जेल या फिर 1 लाख का फाइन या फिर दोनों। और अगर वो उसके बाद उसको लगातार ब्रेक कर रहा है तो उसको 1000 पर डे तक का फाइन भी इसके बाद जोड़ा जा सकता है, जो कि तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो छोड़ ना दे, जब तक वो प्रॉब्लम सही ना हो जाए। ठीक है, और मिनिमम फाइन इफ डेथ 25,000 रुपये का फाइन है अगर एम्प्लॉयर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, तो मिनिमम 25,000 का फाइन है। ठीक है, और अगर सिर्फ इंजरी होती है तो मिनिमम 5,000 का फाइन है। ठीक है, तो ये हमें 4 चीज़ याद करनी है। पहला ये है कि जनरल प्रोविजंस ब्रेक करना है तो 2 साल की जेल या फिर 1 लाख का फाइन या फिर दोनों, और 1,000 पर डे जब तक वो गलती करता है। अगर कोई डेथ हो जाती है किसी की तो मिनिमम 25,000 रुपये, और अगर किसी को इंजरी होती है तो मिनिमम 5,000 रुपये। एक्सटेंडेड लाइबिलिटीज एंड इनहेंस पेनल्टीज सेक्शन 93 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ओनर्स। यानी लाइबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ओनर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने लाइबिलिटी ऑक्यूपायर की हम पढ़ लें, वर्कर की हम पढ़ लें, एम्प्लॉयर की पढ़ लें, मैनेजर की पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे हम किसके ऊपर डाल रहे हैं, बिल्डिंग ओनर की। यानी जिसका जो एरिया है, जिसकी जो लैंड है, जिसकी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उसने किराए पे किसी को दे दी है, यानी ओनर कोई और है, उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी है किसी फैक्ट्री को। सो ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिसकी वो पूरी जमीन है, उसकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो इस फैक्ट्री एक्ट में वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। सो कैसे बनती है उसकी जिम्मेदारी, यानी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उसको प्रोवाइड कराने हैं अपनी बिल्डिंग में, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, है ना, बिल्डिंग मेंटेनेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज बिल्डिंग तो किराए की है ना। सो उसकी जो बेसिक मरम्मत है, साल भर साल उसके दीवारों को देखा जा रहा है, चेकिंग वगैरह, छत देखी जा रही है, वो सारी चीज़ें उसकी बेसिक मेंटेनेंस है, वो जो ओनर है उस बिल्डिंग का उसको प्रोवाइड करानी है।
सो इसमें ये भी है कि इसके अलावा या तो उसकी बिल्डिंग रेंट पे है, या फिर ऐसा है कि व्हेन मोर देन वन फैक्ट्री रनिंग इन अ प्रीमाइस एंड दे आर शेयरिंग कॉमन फैक्ट्रीज, यानी एक पूरा बड़ा मान लो 4 एकड़ का एरिया है, उसमें कम से कम 3 से 4 फैक्ट्री चल रही है, और वो जो 4 एकड़ का एरिया है वो किसी एक एक्स नाम के एक इंसान ने रेंट पे दिया हुआ है ना। तो उसके 4 एकड़ के एरिया में कम से कम 3 से 4 फैक्ट्रीज अगर चालू कर रही हैं, तो वो जो है वो जो चारों फैक्ट्री है वो एक कॉमन स्पेस घेर रही हैं। सो उस कॉमन स्पेस में चीज़ों को सही रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की रहती है, लाइक वहाँ पे वाटर, रोड, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए ओनर लायबल रहेगा। सेक्शन 94 बात करता है इनहेंस्ड पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स कौन होते हैं? अगर मान लो किसी एक्स कोई वर्कर है, इसने इसका जैसे एनुअल वेज का कोई प्रोविज़न इसने ब्रेक कर दिया है ना, ये इसने ब्रेक किया 2017 में, और उसके बाद उसने 2021 में सेम प्रोविज़न ब्रेक किया। सो क्या इसको हम 2021 में इसको हम रिपीटेड ऑफेंडर मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसको हम रिपीटेड ऑफेंडर नहीं मानेंगे, बिकॉज 2 ईयर्स का ब्रेक होना चाहिए। अगर 2 साल से कम का ब्रेक है किन्हीं भी 2 कन्विक्शंस के बीच में, यानी अगर उसे 2017 में ब्रेक किया है और सेम रूल उसने 2018 में आके भी ब्रेक कर दिया, सो वो रिपीटेड ऑफेंडर की डेफिनेशन में आएगा। रिपीटेड ऑफेंडर में क्या होगा? उसका फाइन और उसकी जेल दोनों बढ़ जाएंगी, है ना। सो 2 ईयर्स का ये जो प्रोविजन है ये हमें ध्यान में रखना है कि 2 साल का गैप है 2 कन्विक्शंस के बीच में। सो अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको 2 लाख तक का फाइन और 3 साल तक की सजा, है ना, या फिर दोनों। और अगर डेथ होती है तो मोर देन 35,000, बॉडीली इंजरी में मोर देन 10,000, है ना। पूरा इंक्रीज कर दिया, 25,000 से 35,000 कर दिया डेथ वाला, 5,000 से 10,000 कर दिया इंजरी वाला, 1 लाख से 2 लाख कर दिया फाइन, और 2 ईयर्स से 3 ईयर्स कर दी इसको इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सेक्शन 95 बात करता है पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, सो अगर हम कोई इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में, किसी प्रीमाइस में अपनी ड्यूटी के दौरान डॉक्यूमेंट चेक करने आ रहा है, या फिर वहाँ पे बाकी सेफ्टी कंडीशंस को देखने आ रहा है और उसको रोका जा रहा है, सो इस केस में 6 मंथ्स की जेल या फिर 10,000 तक का फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, 10,000 फाइन, या फिर दोनों। सेक्शन 96 बात करता है पेनाल्टी फॉर रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, है ना। wrongful disclosure under section 91. Inspectors who wrongfully disclose manufacturing processes or trade secrets face up to 6 month imprisonment और 10,000 फाइन। ठीक है, तो ये इंस्पेक्टर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे तो पहली बार सेक्शन 95 में बोला गया कि इंस्पेक्टर अगर चेकिंग के लिए आता है तो उसको रोकना नहीं है, रोक दिया तो इतना तुम्हें फाइन देना है। सेक्शन 96 में बोला अगर इंस्पेक्टर जा रहा है और फैक्ट्री का ऑक्यूपायर उसको एंट्री दे रहा है ना, उसको अपने अंदर विजिट करने की परमिशन दे रहा है, तो ये इंस्पेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात का गलत फायदा ना उठाए। यानी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी प्रोसेस जो है वो क्या है क्या नहीं है, वो सारी जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो बाहर किसी को ना बताए। अगर उसने बता दिया तो 6 मंथ्स का फाइन, 10,000 की सजा, या फिर दोनों। ठीक है, सेक्शन 97 बात करता है वर्कर ऑफेंसेस की, यानी वर्कर भी कभी गलती कर सकते हैं ना, ये वर्कर्स के ऑफेंसेस की बात कर रहा है। सो यहाँ पे 500 रुपये तक का फाइन है ना, 500 रुपये तक का फाइन है अगर वर्कर्स इनमें से किसी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है या फिर ब्रेक करता है। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल रहेगा तब तक जब तक एम्प्लॉयर की नज़रअंदाजी की वजह से ये वर्कर को करना पड़ रहा है ना, वरना नॉर्मल केस में 500 रुपये तक का फाइन। सेक्शन 98 बात करता है फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, 18 ईयर से कम वाले जो वर्कर्स हैं उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। इन केस वो क्या है कि वो जो फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट है ना फॉर एडोलसेंट, अगर वो जो एडोलसेंट है उसके हाथ में फॉल्स सर्टिफिकेट या कोई फर्जी सर्टिफिकेट से बनवा दिया है, मेडिकल प्रैक्टिसर से नहीं बनवाया उसने किसी CSC सेंटर में जाके उसको एडिट करवा लिया है ना, और बाद में पता चला कि ये जो है इंस्पेक्टर को पता चला ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये तो गलत बना हुआ है, ये तो इसने खुद ही बनाया हुआ है एडिट करके। सो इस केस में 1,000 रुपये तक का फाइन, 2 मंथ की इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों। ठीक है, 2 मंथ जेल, 1,000 तक का फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 99 बात करता है डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी एक तो वो बच्चे, ऊपर से तुम उससे मल्टीपल फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हो। सो ऐसे में जो है उसका जो गार्जियन है, उसका जो लीगल गार्जियन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो 1,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है, पेनल्टी ऑफ अप टू 1,000 रुपीज़। और पेनल्टी कौन पे करेगा, उसका गार्जियन। ठीक है, सेक्शन 101 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी,
यानी सेक्शन 101 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑक्यूपायर के तो बहुत रिस्क हैं यार। किसी भी फैक्ट्री में अगर ऑक्यूपायर है तो उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई छोटी सी भी चीज़ जो है ना वो उसको जेल के पीछे डाल सकती है। लेकिन ये जो सेक्शन 101 है ये कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी राहत के साथ देता है। बिकॉज क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑक्यूपायर की कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, और उसमें क्या है कि ऑक्यूपायर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब उसने ड्यू डिलिजेंस बरती थी, उसने सारे प्रिकॉशंस रखे थे ध्यान में, और रीजनेबल केयर उसने करी थी, मतलब सारे इक्विपमेंट्स वर्कर्स को दिए थे, हर चीज़ उसने प्रॉपर सही करी थी। और किसी और की वजह से वहाँ पे जो काम कर रहा था या फिर कोई सुपरवाइज़र था, उस सुपरवाइज़र की वजह से क्या हुआ, उसकी नज़रअंदाजी की वजह से वो हादसा हो गया। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो ऑक्यूपायर है वो अगर वो अपने ऊपर से ये बात जो है उस सुपरवाइज़र के ऊपर डाल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये दो कंडीशंस तो उसको दिखानी पड़ेंगी पहले ऑक्यूपायर, क्योंकि हमने ड्यू डिलिजेंस रखी थी, और दूसरा उसने एक्चुअल ऑफेंडर आइडेंटिफिकेशन, उसको बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से ये हुआ था और ये रिस्पॉन्सिबल है। और फिर जो कोर्ट है जहाँ पे ये पूरी सुनवाई चल रही होगी तो वो उसको 3 मंथ्स तक का टाइम देगी, मतलब वो एक्सटेंड करते जाएगी 3 मंथ्स तक। यानी 3 महीने के अंदर अगर ये जो ऑक्यूपायर है उस सुपरवाइजर को कोर्ट के सामने ले आता है और ये प्रूफ कर देता है कि हाँ इसी की गलती से ये पूरा हादसा हुआ था, तो उस केस में ऑक्यूपायर को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सेक्शन 102 बात करता है when the actual offender is identified, punishment of actual offender. So when the actual offender is identified and proven guilty, they face the same punishment as given occupier. सिंपल सी बात है, अगर एक सेक्शन 101 में वो प्रूफ कर देता है कि जो सुपरवाइजर है इसकी वजह से हुआ था, तो उसको वो सेम सजाएं मिलेंगी कोर्ट के द्वारा जो कि ऑक्यूपायर को मिलती है ना, अगर वो यहाँ पे फंसा होता है इस एक्सीडेंट की वजह से, है ना। तो जो ऑक्यूपायर की जो पनिशमेंट होगी वो एग्जैक्टली सेम सुपरवाइजर की भी होगी। सेक्शन 103 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू एम्प्लॉयमेंट। द फैक्ट्री एक्ट एस्टैब्लिशेस अ क्रूशियल लीगल प्रिजम्पशन दैट स्ट्रीमलाइंस इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्ट्स वर्कर्स राइट, है ना। ये कुछ प्रिजम्पशंस हैं, मानते हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मानते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। लाइक वर्कर फाउंड ऑन प्रीमाइसेस, वर्कर जो है वो फैक्ट्री के अंदर नहीं है, वो कैंटीन में बैठा हुआ है, या फिर उसका जो प्रीमाइस है उस पूरी फैक्ट्री का, मतलब है ना, उसके अंदर नहीं है, बाहर मैदान में घूम रहा है, लेकिन हाँ वो पूरा उस प्रीमाइस का हिस्सा है वो खेत। तो वहाँ पे भी अगर है तो वो भी माना जाएगा कि एम्प्लॉय में, उसके साथ अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो बोला जाएगा कि हाँ ये एम्प्लॉय में था, ये एम्प्लॉयड था यहाँ पे। और बर्डन शिफ्ट एम्प्लॉयर, और अगर कुछ ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि ये जो वर्कर है ये तो मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में काम करता ही नहीं था, तो इस बात को प्रूफ करने का जो बर्डन है कि ये मेरे वहाँ काम नहीं करता था कोर्ट के सामने, वो एम्प्लॉयर के हाथ में है ना। बिकॉज एम्प्लॉय यार फैक्ट्री वर्कर तो वैसे ही उसके पास पैसे नहीं है, उसकी 15-16 हज़ार रुपये सैलरी में वो तो अपना घर चला रहा होगा, तो कोर्ट वगैरह का खर्चा, वकील का खर्चा, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बेयर करेगा, है ना। सो अगर वर्कर को ये प्रूफ करना पड़ जाए कि यार मैं यहाँ पे काम करता हूँ और ये बर्डन उसके ऊपर डाल दिया, तो वो तो यार लद ही जाएगा भाई, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। सो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोविजन है कि हमने बर्डन जो है हमने एम्प्लॉयर के ऊपर डाला हुआ है कि एम्प्लॉयर को प्रूफ करना पड़ेगा, भाई तेरे पास रिसोर्सेज हैं, तू प्रूफ करेगा कि ये जो वर्कर है ये मेरे वहाँ काम नहीं करता था। वर्कर प्रोटेक्शन, दिस प्रिजम्पशन प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स हु माइट डिनाई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स। सिंपल सी बात है भाई, ये उन्हीं के लिए काम करेगा जब कोई एम्प्लॉयर है जो कह रहा है कि यार ये मेरे वहाँ काम नहीं करता था, तो ये उन जैसे लोगों के लिए बहुत सही प्रोविजन है। सेक्शन 104 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। कोई ऑक्यूपायर है अगर वो कोई एग्जेम्पशन क्लेम करता है फ्रॉम एनी प्रोविजन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एग्जेम्पशन लाइज इंटायरली ऑन देम, ठीक है ना। अगर वो किसी भी सेक्शन के तहत, जो ऑक्यूपायर है वो इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत बोलता है कि साहब आप मुझे ये एग्जेम्प्ट कर दो इस प्रोविजन से, सो ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताने की कि क्यों उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, है ना, उसको प्रूफ करने की, ये ऑक्यूपायर के हाथ में ही है, ये अकाउंटेबिलिटी भी ऑक्यूपायर के हाथ में ही दी है। सेक्शन 105 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि जब कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ कुछ अपराध हुआ है, कुछ गलत हुआ है ना, अब इसके बाद जो है प्रोसीडिंग्स चलेंगी, प्रोसीडिंग्स पे डिसाइड होगा कि या तो वर्कर की गलती है या फिर एम्प्लॉयर की गलती है। अगर एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कर के बीच में ये केस चल रहा है, सो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि ये जो केस है ये रजिस्टर हो गया है, अब इसमें ट्रायल होगा, प्रोसीडिंग्स होंगी और फिर डिसाइड होगा कि हु इज़ रॉन्ग। सो इसमें सेक्शन 105 बात करता है द फैक्ट्री एक्ट
उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं जो प्रॉपर मतलब फैक्ट्री रिलेटेड ऑफेंसेस को बताते हैं कि इसमें कैसे केस रजिस्टर होगा, कितना टाइम होगा, कौन कर सकता है, प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, ये सारी चीज़ें हैं. सो कंप्लेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस तभी लेगा कब, जब जो कंप्लेन है वो कहाँ से फाइल हुई है, या तो इंस्पेक्टर ने करी है या फिर प्रायर सैंक्शन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, है ना. यानी कंप्लेन जो है या तो इंस्पेक्टर या फिर जो, और वो भी कब, जब वो चीफ इंस्पेक्टर ने सैंक्शन करी हुई है, तो उसके बाद ही जो है ये जो कंप्लेंट होगी वो रजिस्टर होगी, है ना. यानी वर्कर कोई जाके सीधे वहाँ पे रजिस्टर नहीं करा सकता, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दे या फिर हाई कोर्ट में जाके केस कर दे और वो रजिस्टर कर रहे हैं सीधे, नहीं. उनको जो जज है वो कहीं ना कहीं चीफ इंस्पेक्टर का बयान मांगेगा. क्वालिटी जुडिशियल अथॉरिटी, या तो मेट्रोपॉलिटन जज या फिर कोई फर्स्ट क्लास जज के पास ही पावर होती है कि वो फैक्ट्री एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं उनका जो ट्रायल है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो कोई मेट्रोपॉलिटन जज या फिर कोई फर्स्ट क्लास जज. हाँ, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स, ये क्यों बनाया गया हमने, है ना. इसका रीज़न ये है कि जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी केसेस होते हैं वहाँ पे प्रॉपर लीगल प्रोफेशनल्स ही उसको हैंडल करें, है ना. तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब टाइमलाइन क्या है, जो कंप्लेन है ना वो कब फाइल होनी चाहिए, 3 months, है ना. कंप्लेन मस्ट बी फाइल विद इन 3 months ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द वायलेशन. जब इंस्पेक्टर को पता चल गया फैक्ट्री में आके कि हाँ, मान लो उसको आज 19 सितंबर 2025 को इंस्पेक्टर को किसी फैक्ट्री में जाके पता किया कि यहाँ पे साहब हेल्थ प्रोविजंस का बहुत ध्यान नहीं रखा जा रहा है और यहाँ पे बहुत खतरा बना हुआ है. सो उसके पास 3 months का टाइम है उस पर एक्शन लेने का, है ना. विद इन 3 months उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी अगर कोई वायलेशन, किसी एक्ट का कोई वायलेशन हुआ है. और 6 months का टाइम है जब उसने कोई रिटर्न ऑर्डर दिया हुआ था, है ना. 3 months का टाइम तो नॉर्मल केसेस में है कि इंस्पेक्टर 3 months के अंदर करेगा. और अगर उसने कोई रिटर्न ऑर्डर दिया ऑक्यूपायर को और उस रिटर्न ऑर्डर को भी उसने नहीं माना, है ना, उसको ब्रेक किया, तो उस केस में 6 months तक का टाइम है इंस्पेक्टर के पास कि वो जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है. इवन एक्सीडेंटल केसेस में भी 6 months तक का टाइम होता है. और लीगल प्रोसीडिंग्स तो वहीं पे इनिशिएट होंगी भाई जहाँ पे फैक्ट्री लोकेटेड है उसके नियरेस्ट कोर्ट में. सेक्शन 106 बात करता है क्रिटिकल टाइम लिमिटेशंस फॉर प्रोसिक्यूशंस इंश्योरिंग स्विफ्ट लीगल एक्शन व्हाइल प्रोवाइडिंग रीजनेबल टाइम फ्रेम्स फॉर एक्सीडेंट रिलेटेड केसेस. ये तो हमने पढ़ लिया. ये सेक्शन 106 बात करता है. अब बात करते हैं सेक्शन 107 टू सेक्शन 119. ये सप्लीमेंट्री सेक्शंस हैं. इसमें अपील प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करी गई है. सेक्शन 107 बात करता है, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाता है कि कैसे अपील फाइल की जा सकती है. यानी इंस्पेक्टर के किसी डिसीजन को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, किसके आगे, प्रिस्क्राइब्ड एपिलेट अथॉरिटीज़. यानी इंस्पेक्टर ने कोई डिसीजन दिया है वो भी चैलेंज हो सकता है किसके आगे, एपिलेट अथॉरिटी के आगे. कब, कितने टाइम में, विद इन 30 days, है ना. इंस्पेक्टर के किसी डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है ऑक्यूपायर के द्वारा विद इन 30 days, है ना, टू एपिलेट अथॉरिटी. इससे ये क्यों हमने ये डाला गया है ना. इंस्पेक्टर के हाथ में तो वैसे अपने बहुत सारी पावर्स दी गई हैं और उसके बाद अगर वो कोई डिसीजन देता है ना, कुछ वहाँ पे प्रोहिबिट करता है कि किसी चीज़ को, और उसके बाद ऑक्यूपायर को हम बोल रहे हैं कि तेरे पास 30 days का टाइम है, तू जाके कंप्लेन कर दे एपिलेट अथॉरिटी में. ये थोड़ा, ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, है ना. किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल्स में, किसी भी नियम में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं. वरना इंस्पेक्टर जो है मोनोपोली है ना, मोनोपोली आ जाएगी. वो अपने तरीके से ही चीज़ों को नापेगा, उसको किसी बात का डर नहीं रहेगा. सो ये चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपील का फ्रेमवर्क वहाँ पे दिया गया है. और इसके जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. इससे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी इन्फोर्समेंट एक्शन में, है ना. ये 107 सेक्शन 108 बात करता है नोटिस डिस्प्ले. यानी जो फैक्ट्री एक्ट है इसका पूरा नोटिस वहाँ पे लगा होना चाहिए फैक्ट्री में. इंस्पेक्टर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए. एंड मस्ट बी विजिबल टू ऑल वर्कर्स, है ना, ऑल दी स्टाफ, दे मस्ट सी दैट. सेक्शन 109 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट विल मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर्स अंडर दिस एक्ट ऑन ओनर्स, ऑक्यूपायर्स एंड मैनेजर्स ऑफ फैक्ट्री, है ना.
कि इस ऑर्डर के तहत और कैसे कैसे ऑक्यूपायर्स की क्या लायबिलिटी है, ओनर की क्या लायबिलिटी है, मैनेजर को कैसे काम करना है, तो सारा का सारा जो है उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 109 में बात करी गई है। सेक्शन 110 बात करता है सेक्शन रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू सबमिट पीरियोडिक रिटर्न्स, यानी सेक्शन 110 बात करता है पीरियोडिक रिटर्न्स की, यानी हर साल में एनुअल रिटर्न जो है वो वापस करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ऑक्यूपायर को जमा करने पड़ेंगे, पीरियडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी और टाइमली सबमिशन टू अथॉरिटीज। ठीक है, उसको एनुअल रिटर्न्स एम्प्लॉयर को या फिर ऑक्यूपायर को जमा करने पड़ेंगे सेक्शन 110 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 111 में बात करता है वर्कर्स ऑब्लिगेशंस एंड पेनाल्टीज। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट यूसेज, मतलब इसके वर्कर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ऑक्यूपायर को हमने बोल दिया, समझा दिया, वर्कर तुम्हारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, फैक्ट्री उस मशीन के साथ। तो वर्कर्स की है कि उसको सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करना पड़ेगा एज इंस्ट्रक्टेड बाय मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वर्क प्लेस क्लीननेस, उसको भाई सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे वो काम करे जिस मशीन में, ऐसा ना हो कि इसमें कुछ फंसा है, कूड़ा फंसा है, तो ओवरऑल फैक्ट्री हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे सारे एक्शंस को अवॉइड करना जिससे तुम्हारी या फिर तुम्हारे साथ में काम करने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। सो ये वर्कर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन हमने डाल दिया है। और वर्कर्स की ऑब्लिगेशन का हमने पता है फाइन अप टू 500 रुपये, है ना। तो वर्कर अगर किसी भी अपनी प्रोविजंस को ब्रेक करता है तो 500 तक का फाइन उसको देना पड़ सकता है। सेक्शन 111A भी है, ये हमने बाद में अमेंडमेंट के थ्रू डाला है, जिसमें राइट्स ऑफ वर्कर्स की बात कर रहा है। सेक्शन 111, है ना, कितना प्यारी, कितनी खूबसूरत बात है। सेक्शन 111 में हम वर्कर को बोल रहे हैं कि भाई तुझे इस बात का ध्यान रखना है, और सेक्शन 111A बाद में हम लोगों ने जोड़ा है जिसमें हम बोल रहे हैं कि तेरे पास ये राइट्स हैं, ये तेरे राइट्स हैं। उसमें क्या है कि वो एम्प्लॉयर से अपनी हेल्थ रिपोर्ट मांग सकता है, जो भी उसकी ईयरली हेल्थ चेकअप हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, उसकी रिपोर्ट वो मांग सकता है कि मुझे दो। गॉट एडिक्वेट ट्रेनिंग, है ना। अब वो कोई नई मशीन में वो काम कर रहा है या फिर उसको वो नया वर्कर है ना, उसकी नई नई जॉब लगी है अभी, तो उसके पास उस प्रॉपर ट्रेनिंग वो मांग सकता है, वो बोल सकता है कि मुझे वाले प्रॉपर ट्रेन करो। ठीक है, रिप्रेजेंट टू इंस्पेक्टर फॉर हिज हेल्थ और सेफ्टी रीजंस, अगर उसको लगता है कि यार उसकी या फिर उसके फेलो वर्कर्स की हेल्थ को खतरा है, कोई नोटिफाइबल ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स उसको फील हो रहे हैं या फिर उसके अपने साथ वाले के उसमें फील हो रहे हैं, सो ऐसी सारी चीज़ों को इंस्पेक्टर के पास कंप्लेन कर सकता है। ये हमने पढ़ा सेक्शन 111। सेक्शन 112 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है यार, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक्ट्स बना सकते हैं, इसमें प्रोविजंस को और जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी मैनिपुलेट भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है, मतलब कोई अलग डिस्ट्रिक्ट है, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की रीजनल वेरिएशंस के हिसाब से वो इन फैक्ट्री एक्ट के नियमों को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ सकते हैं और अलग तरीके से अलग अलग जगहों में लागू कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर फ्रेमवर्क्स बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस और एड्रेस रिलीजियस इंडस्ट्रियल नीड्स, ये बात जो मैं ऊपर समझा रहा था। ठीक है ना, रीजनल, सॉरी नॉट रिलीजियस, रीजनल इंडस्ट्रियल नीड्स, अलग अलग जगह की जो अपनी अलग डिमांड्स हैं वर्कर्स की, वहाँ का जो सेटअप है, जोग्राफिकल सेटअप, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट अथॉरिटी बना सकती है रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई ऊपर से पूरी देखेगी, है ना, जांच परख करेगी कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगी, प्रोवाइड डायरेक्शंस टू स्टेट्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट इंश्योरिंग नेशनल कंसिस्टेंसी इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन करना ही करना है, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी भी रहनी चाहिए सारे स्टेट्स के बीच में, है ना, वरना किसी एक स्टेट का जो वर्कर है वो उसको बढ़िया फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, उसका प्राइवेट्स में इलाज बढ़िया हो रहा है, और किसी दूसरे स्टेट का वर्कर है वहाँ पे उसको सरकारी में भी उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, नेशनल स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्शंस और इंटर स्टेट मैटर्स में कोऑर्डिनेट करना, जहाँ पे कोई बात जो है वर्कर्स के राइट्स को रिलेटेड वो एक स्टेट से ज़्यादा, है ना, 2-3 स्टेट्स में फैली हुई है, और सारे स्टेट्स के जो सेम ऑक्यूपेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी डिमांड्स आ रही है, सो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट कर सकती है। 13 सेक्शन 114 बात करता है फ्री फैसिलिटी प्रोविजन, यानी इसमें बात करी गई है कि द एसेंशियल फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट टू वर्कर्स। ये जो हमने बोला कि कैंटीन में 250 वर्कर्स मिनिमम होने चाहिए तभी कैंटीन की फैसिलिटीज देनी है, कराची में 30,
है ना, 30 वुमेन वर्कर्स होंगी तो क्रैची की फैसिलिटी देना कंपलसरी है। सो ये जो है ना, इसकी ऐसा ना हो कि ये फैसिलिटीज़ के बदले में जो ऑक्यूपायर है वो वर्कर से एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है या फिर उसकी वेजेस में से एक हिस्सा काट रहा है, नहीं। सेक्शन 114 बात करता है कि ये जो एसेंशियल फैसिलिटीज तुम दे रहे हो वर्कर को, लाइक कैंटीन, क्रैचेस, सेफ्टी मेजर्स, वॉशिंग फैसिलिटीज, लाइक फर्स्ट एड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 115 बात करता है रूल पब्लिकेशन की, यानी जो भी रूल्स हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर कोई नए रूल्स लेके आती है फैक्ट्री एक्ट के अंडर, सो उसको वो किसमें, ऑफिशियल गैजेट, सरकार का जो गैजेट छपता है उसमें उसको छापना, प्रिंट करना कंपलसरी है। अगर वो गैजेट में प्रिंट नहीं हुआ है इसका मतलब वो कानून नहीं बना, ठीक है। और उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी रखना ज़रूरी है यार, है ना, फॉर द ट्रांसपेरेंसी, कि उसमें लेजिस्लेचर जो हमारे विधायक हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, तो उनका भी मत उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जानना जरूरी है, ताकि प्रॉपर डिस्कशंस के बाद ही कोई एक्ट बने और उसको वो प्रोविज़न इसमें ऐड हो। गवर्नमेंट फैसिलिटी कवरेज, सेक्शन 116 बात करता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सटेंड, जो गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्रीज हैं उनमें भी ये एक्सटेंड की जा सकती है ना, विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस। हाँ, हल्के फुल्के चेंजेस, लाइक मैनेजर और ऑक्यूपायर की जो लाइबिलिटी डेफिनेशंस हैं, लाइक कोई प्राइवेट फैक्ट्री है वहाँ पे जो ऑक्यूपायर और मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा इसलिए होंगी, क्यों होंगी ज़्यादा, बिकॉज वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगी, है ना। एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पे एक ओनर है और वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। बट बिकॉज गवर्नमेंट और फैक्ट्रीज में क्या होता है कि क्या होगा कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं कर रहा होगा, है ना। जो भी प्रॉफिट होगा वो कंबाइंड गवर्नमेंट का होगा और कहीं ना कहीं पूरे देश का होगा, तो उसमें थोड़ा लाइबिलिटी जो होगी इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाएगा। यानी जो वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मोस्टली जो है गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज होती हैं, जो PSUs होती हैं, सो उसमें जो ऑक्यूपायर जो होता है उसमें कौन होता है, उसमें ओनर हम किसको कहते हैं, एम्प्लॉयर किसको कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहते हैं, HOD को कहते हैं, ठीक है। सो गुड फेथ प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा राहत दी गई है कि भैया अगर तुम कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, अपनी जो तुम्हारी ड्यूटी का पार्ट है ना, ये तुम्हारे कोई पर्सनल काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी का पार्ट है, तुम फैक्ट्री में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहे हो और वो तुम अपनी काम के तहत कर रहे हो, है ना, जो तुम्हें रोल्स असाइन हुए हैं उसके तहत कर रहे हो। सो ऐसे केस में तुम्हारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, है ना। सो you will be free from, the inspector and the government officials are legally free from all acts performed in good faith during enforcement, ठीक है। भलाई के मकसद से अगर तुमने कोई काम किया है तो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है। सेक्शन 118 बात करता है इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी की, यानी ये इंस्पेक्टर के हाथ में हमने बोला गया है कि तुम्हें मतलब जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, कोई भी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो जाके लोगों को बोलनी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करनी है, बतानी नहीं है ना। अगर वो, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज में जा रहा है, उसको पता है कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको एकदम से अगर वो डिस्क्लोज कर दे, बता दे, तो उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो उसको वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। और अगर वो कर देगा, अगर उसकी आदत है, पेट में उसकी कोई बात पचती नहीं है, तो उसमें क्या होगा, 6 मंथ तक की जेल और फाइन अप टू 1000, यानी 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। सेक्शन 119 बात करता है लीगल ओवरराइड अथॉरिटी, ठीक है। यानी ये जो फैक्ट्री एक्ट जो है ना, ये इससे पहले जो भी नियम थे, मतलब जो भी लॉज थे, जो भी एग्रीमेंट थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और जो मतलब कहीं ना कहीं इसके प्रोविजंस को ब्रेक कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, इनके प्रोविजंस को कहीं अगर ये जो पुराने एग्रीमेंट्स और ये एक्ट्स हैं ये ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको कंफर्म नहीं करते हैं, सो वहां पे क्या होगा, ये वाला जो एक्ट है ये ओवरराइड कर जाएगा। सेक्शन 120 बात करता है टू रिपील्स अर्लियर फैक्ट्री एक्ट्स व्हाइल प्रिजर्विंग एक्शंस ऑलरेडी टेकन इन द प्रीवियस लेजिस्लेशन इंश्योरिंग लीगल कंटिन्यूटी, ठीक है ना। सेक्शन 120 बात करता है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये इससे पहले के जो भी फैक्ट्री एक्ट है उनको पूरा रिपील कर दिया भाई, उनके ऊपर ये सब्सिट्यूट कर दिया, उसके बाद ये लागू हो गया है। हाँ, लेकिन इससे पहले के जो प्रीवियस लेजिस्लेशंस हैं, जो पहले जो मतलब चलता आ रहा है, पुराने एक्ट्स के तहत जो फैसले ले लिए गए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, ताकि एक लीगल कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। सो ये हमने सेक्शन 120 भी कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद इसमें लास्ट सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें 3 शेड्यूल हैं जो हमने पढ़े थे। फर्स्ट शेड्यूल में हैजार्डस प्रोसेसेस आती हैं, ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस जिसमें 41A से 41S तक की हमने बात करी हुई है। सेकंड शेड्यूल में एक्सपोजर लिमिट्स की बात करी गई है, जो इन फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जिस तरीके के केमिकल्स, डस्ट और फ्यूम्स के एक्सपोजर में है, सो उसकी लिमिट्स बताई गई है कि कितने हद तक उनके लिए सेफ है। थर्ड शेड्यूल में बात करी गई है नोटिफाइबल डिजीजेस की, यानी फैक्ट्री में काम करते करते अगर किसी वर्कर को लेड पॉइजनिंग, सिलिकोसिस, एब्सोसिस या भी किसी भी तरीके की डिजीजेस होती है तो उन डिजीजेस का जिक्र कहाँ पे है, थर्ड शेड्यूल में है। और ये हमने पढ़ा था, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसमें डिजीजेस को ऐड या फिर उससे हटा सकती है। सो यहाँ पे हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मैं आप लोगों से पर्सनल रिव्यू भी चाहूँगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई, अगर आप चाहते हो कि ये चेंज आए या फिर मैं इस तरीके से अपनी वे ऑफ टीचिंग को बदल सकता हूँ ताकि आप लोग बेटर समझ पाएँ, सो वो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिव्यू दे सकते हैं कि मैं उसमें कैसे चेंजेस लाऊँ, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसके बाद दूसरा एक्ट लेबर लॉस का शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लगातार वीडियोज़ बनाएं और जल्दी से जल्दी लेबर लॉस के जितने भी एक्ट्स हैं उनको कवर करके फिनिश करें, ठीक है। ऑलराइट, सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।